रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो बताइएगा। ओके। लास्ट टाइम हमने जो था ये कुछ टूल्स कवर किए थे। आपका रेक्टेंगल टूल था, आपका टेक्स्ट टूल था, और इसके बेसिक्स मैंने आपको बताए थे कि कहाँ पे आपने हेडिंग यूज़ करनी है और कहाँ पे आपने जो है टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करना है। ठीक है, तो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आज पेन टूल को जो है वो मैं कवर कराऊंगा, और साथ में लेयर स्टाइल्स को जो है उसको हम आगे लेके जाएंगे। ठीक है, एक न्यू पेज क्रिएट कर लेता हूँ मैं, और पेन टूल को प्रॉपरली इसको कवर करते हैं। क्या क्या इसके शॉर्टकट्स हैं और किस तरीके से आपने इसको हैंडल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेन टूल जब आप पिक करते हैं तो ऊपर टॉप पैनल पे आपके पास ऑप्शन आ रही होती हैं। दो दो मेन ऑप्शंस हैं, एक है शेप और एक है पाथ। ठीक है, पाथ जब भी आप क्रिएट करेंगे तो ज़्यादातर सिलेक्शन में चेंज करने के लिए यूज़ होगा, या फिर टेक्स्ट उसको के ऊपर लिखने के लिए, या उस पाथ के ऊपर आप टेक्स्ट को अलाइन भी कर सकते हैं, या उससे एक टेक्स्ट बॉक्स या टेक्स्ट ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पाथ पिक करता हूँ, और फर्स्ट क्लिक और सेकंड क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, अब जब ड्रैग करते हैं तो एक आर्क क्रिएट करते हैं। ठीक है, और ये कर्व जो है, ये दो हैंडल्स हैं। एक आपको लेफ्ट पे नज़र आ रहा होगा और एक राइट पे। जो लेफ्ट वाला है वो इस वक्त पास्ट हैंडल है, और जो राइट वाला है वो फ्यूचर है। पास्ट मीन जो पास्ट कर्व को कंट्रोल कर रहा है, जो राइट वाला है फ्यूचर हैंडल वो फ्यूचर कर्व को कंट्रोल कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं फ्यूचर को और पास्ट को इक्वलेंट लेके जाता हूँ यहाँ पे, और सेकंड क्लिक बिल्कुल इसके इक्वलेंट यहाँ पे करता हूँ। तो मैं क्लिक करूंगा तो देखिए ऑटोमेटिकली कर्व जनरेट हो गया यहाँ पे भी। ठीक है, वो इसलिए हुआ क्योंकि ये हैंडल है आपका यहाँ पे टॉप पे, और वो जितनी इसकी एक फ्लेक्सिबिलिटी जा रही है, जितनी इसकी स्ट्रेंथ है स्ट्रेच करने की, वो उतना ही कर्व लेके जा रहा है। ठीक है, जब भी आप सिंगल क्लिक करेंगे किसी भी जगह पे, आप सिंगल क्लिक करते हैं, ये सिंगल क्लिक, इट मीन्स कि आपने यहाँ पे एक कॉर्नर क्रिएट करना है। ठीक है, अब सेकंड जब क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये कॉर्नर ही रहेगा। तो जब भी आपने कॉर्नर क्रिएट करना है तो सिंगल क्लिक होगा, जब आपने कर्व्स क्रिएट करने हैं तो आपका सिंपल क्लिक होगा, मींस ड्रैग होगा, क्लिक और ड्रैग। ठीक है, अगर आप क्लिक करके ड्रैग करें और आल्ट प्रेस कर लें तो ये फ्यूचर हैंडल को आप सेपरेटली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप छोड़ देंगे आल्ट की छोड़ देंगे तो दोनों साइड से मूव होगा ये। ठीक है, सेकेंडली अगर आप फ्यूचर को कॉर्नर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर दें एक दफ़ा। अब ये जो पास्ट का कर्व रहेगा फ्यूचर में ये कॉर्नर क्रिएट करेगा। ठीक है, ये इसी तरह से अगर आपने पास्ट में कोई भी आपने चेंज लाना है, फॉर एग्जांपल ये कॉर्नर बन गया, ये कॉर्नर बन गया, इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो आल्ट की प्रेस करके आप क्लिक को ड्रैग करेंगे तो ये वापस कर्व में क्रिएट हो जाएगा। मीन्स कोशिश ये करनी है कि आप इस टूल को छोड़े ना जब तक आप अपना कर्व या ऑब्जेक्ट कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो कोशिश यही करें कि आल्ट की यूज़ करें। सेकेंडली कंट्रोल की प्रेस करके, आल्ट की से तो कर्व क्रिएट होता है ना, कर्व में आप चेंज कर रहे हैं, कंट्रोल की से आप ये जो एंकर पॉइंट है, ये जो डॉट्स डल रहे हैं, आप इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली कंट्रोल की जो है वो इसको जो आपका पेन टूल है उसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में कन्वर्ट कर देती है टेम्पररी तौर पे। ठीक है, अब अगर मैं इतना ही कर्व बना के रखूं तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पाथ ऑब्जेक्ट। अब इसके साथ मैं क्या क्या कर सकता हूँ, एक तो यहाँ पाथ पैनल में अगर जाके देखूँ तो ये एक पाथ क्रिएट हो गया है। कंट्रोल प्रेस करके इसको क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्शन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं टेक्स्ट टूल लूँ और यहाँ पे क्लिक करूँ तो मैं इसके ऊपर टेक्स्ट टाइप कर सकता हूँ। बहुत सारे आपने देखे होंगे इफेक्ट्स इस तरह के जिन्होंने टेक्स्ट जो है वो इस तरह टाइप किया होगा। ठीक है, सेकेंडली आप इसी टाइम पे अगर ये टूल ले लें तो आप इस कर्व को मूव कर सकते हैं किसी भी एंगल पे, और
कर्व में आप डिफरेंट चेंजेस कर सकते हैं। सेकेंडली ये जो टूल है आपका, इसको आप कह सकते हैं कि टेक्स्ट की मूवमेंट अलग से हो रही है, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। सो जिस साइड पे आप इसको लेके जाना चाहते हैं वो ले जाएं, और यहाँ से आप टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं, यानी एंड पे रखेंगे ना की को, तो ये इसका एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट आप चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन हो तो किसी भी टाइम पे पूछ लें, क्योंकि समझने में हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो। अच्छा। हम्म हम्म हम्म, हम्म। आप कोई भी इमेज लेंगे ना, अगर आप फॉर एग्जांपल images.google.com पे जाएं, वर्ल्ड मैप, किसी को भी आप उठा लें, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, टेक्स्ट बनाया हुआ है, कुछ भी बनाया हुआ है इससे, फॉर एग्जांपल मैं ये बना लेता हूँ, पहाड़ बना लिए, ठीक है। ये अब आपका, ये याद रखें कि आपका ऑब्जेक्ट हो या फिर पाथ हो। अब ये मैंने पाथ बनाया, इसके ऊपर नहीं होगा ये, लेकिन अगर मैं इसको एक शेप बनाऊं इसी शेप की, और इसके ऊपर मैं वो इमेज पेस्ट कर दूं, साइज इसका चेंज कर लें, यहाँ पे आप राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क करेंगे, कल वाले लेक्चर में मैंने बताया था वैसे, तो ये मैप इसके अंदर ही मूव करेगा, ठीक है। ये हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जिस तरह ये इमेज देख रहे हैं आप जो डली हुई है इसके अंदर, बैनर के अंदर डली हुई है, सॉरी हाइट मैंने क्या कर दी, अनब्लॉक करें इसको, और ये देखिए इमेज बीच में मूव हो रही है। अब इसका फोकस पॉइंट इजी मैं सेट कर सकता हूँ। क्लाइंट कह सकता है कि मुझे यार आसमान ज़्यादा चाहिए, या मुझे जो राइस है वो ज़्यादा दिखाई दे, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। कोई और इमेज मैंने यहाँ पे रखनी है, उसको भी इसी तरीके से मैं ऐड कर सकता हूँ इसको, ठीक है। ये कल वाला वीडियो देखेंगे ना लेक्चर की, किरण को भी शायद देखी हो उन्होंने, तो उसमें मैंने बताया हुआ है। थोड़ी आवाज़ मेरी बड़ी अजीब हुई हुई है, अगर क्लियर ना समझ रही हो, आ रही हो तो पूछना बेशक, ठीक है। क्या हो गया? देख लें बस। अच्छा, ये तो हो गया पेन टूल का बेसिक, ठीक है, यानी कि आपने इसको कवर कैसे करना है। इस पेन टूल से आप कटिंग कर सकते हैं इमेजेस की, शार्प कटिंग जिसे हम कहते हैं, और इसी पेन टूल से आप बैनर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। कई ऐसी थीम्स होती हैं, मैं आपको एक टेम्पलेट दिखाता हूँ जो मैंने C2D के लिए बनाई थी। ये है पैटर्न। अब इसमें देखें कि बाकी सारा जो वर्किंग है वो तो रेक्टेंगल टूल से हुई है आपकी, ठीक है, लेकिन ये वाली जो है ये पेन टूल से हुई है वर्किंग। अगर इसको आप ग्रिप करें इस टूल से तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो कई दफ़ा यूनिक टेम्पलेट्स जब आप बना रहे होते हैं तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ती है कोई ड्रेस या इस तरह की चीज़ बीच में देनी है, नॉर्मल डिज़ाइंस में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे हमें पेन टूल की कहीं पे ज़रूरत नहीं पड़ी पूरी टेम्पलेट में, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट हम आते हैं लेयर स्टाइल के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेयर स्टाइल के साथ मैं आपको ना एक थोड़ी सी डिटेल आपको और बता देता हूँ, जो कि हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेगा। स्मार्ट ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि पैटर्न के अंदर इटसेल्फ एक फाइल होती है।
सेकेंडली इसकी इमेज जो है अगर आप लेके आते हैं वो डैमेज नहीं होती। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है, एक इमेज मैंने ये रख दी, ठीक है, एक इमेज मैंने दोबारा पेस्ट कर दी। ये दो इमेजेस हैं, इनमें से एक को मैं राइट क्लिक करता हूँ और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है और ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। इसको सिलेक्ट करके मैं इसका साइज कम करता हूँ, जूम भी कर लेता हूँ मैं इमेज के ऊपर, और एंटर प्रेस किया, मीन्स कमिट किया मैंने एक्शन को। अब मैं इसका साइज बड़ा करता हूँ वापस उतना ही। आप देख रहे हैं इमेज ब्लर हो गई है, ठीक है। लेकिन स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है इसको मैं बल्कि और भी छोटा कर देता हूँ। जब भी आप कमिट करते हैं तो आपके पिक्सल जो हैं वो रिकैलकुलेट होते हैं, लेकिन स्मार्ट ऑब्जेक्ट के जो पिक्सल्स हैं वो रिकैलकुलेट नहीं होते हैं। ये देखें, ठीक है। सेकेंडली जब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो इस फाइल के अंदर में चला जाऊंगा और इस फाइल में अब जो भी चेंज करता हूं मैं और इसको सेव करता हूं इस फाइल को, तो ये चेंज इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जब हम लोगोज वगैरह अटैच करते हैं, आप ये लोगो देख रहे होंगे, ये वाला लोगो, मैं इसको अनलॉक करता हूँ ग्रुप को। ये लोगो एक आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट है और ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट अगर इसको डबल क्लिक करूंगा तो पीएसडी फाइल नहीं ओपन होगी, सॉरी पीएसडी फाइल ओपन होगी एक, और उस पीएसडी फाइल के अंदर एक इलस्ट्रेटर फाइल पड़ी हुई है जो कि अलग से ओपन होगी। अभी इलस्ट्रेटर ओपन हो जाएगा साथ में, क्योंकि लोगो जो है वो हमें वेक्टर में चाहिए होता है, इस वजह से हम इलस्ट्रेटर से इसको लॉक करके रखते हैं। क्लाइंट हमें कहेगा, फॉर एग्जांपल हमने उसको 10 टेम्पलेट्स शो किए हैं, वो थोड़ी देर बाद कहता है कि यार मेरे जो लोगो है वो चेंज हो गया है, तो आप इलस्ट्रेटर की एक फाइल में चेंज करेंगे तो आपने जितने डेमो टेम्पलेट्स बनाई हुई हैं उसके लिए, प्रोटोटाइप्स जितने भी क्रिएट किए हुए हैं, उन सब में वो लोगो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। आपको दोबारा से प्लेस नहीं करना पड़ेगा वहाँ पे जाके। और अगर उसकी प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने लगाया हुआ है वो लोगो, प्रोडक्ट्स मीन चेयर्स हैं, उसकी बुक्स हैं, उसके ड्रेसेस हैं, उसके क्लॉथ है सिंपल, उसके कारपेट्स हैं, उनके ऊपर लगा हुआ है, तो उन सब के ऊपर जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, जब भी आप लोगों को प्लेस करेंगे किसी जगह पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो फाइल में जाके प्लेस लिंक करेंगे आप यूज़। प्लेस एम्बेडेड का मतलब है कि वो एक नई फाइल लोगों की जनरेट कर देगा और वो अपडेट नहीं होगी ऑल फाइल्स में, ठीक है। तो कोशिश करें प्लेस लिंक यूज़ करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लेस एम्बेडेड, एंड मेक श्योर यू आर यूजिंग CC क्रिएटिव क्लाउड, और क्रिएटिव क्लाउड का जो वर्जन है वो आपके पास लेटेस्ट हो, अबाउट फोटोशॉप ये वाला 14.2.1, क्योंकि 14 से नीचे जितने भी हैं उनके अंदर प्लेस लिंक की ऑप्शन नहीं है, प्लेस एम्बेडेड है सिर्फ वहाँ पे, ठीक है। प्रोडक्ट के ऊपर जब आप प्लेस करते हैं, लेट्स से मैं एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ यहाँ से, फॉर एग्जांपल कैन, आपने कैन ले लिया कोई भी, लेट्स से मैं ये कैन ले लेता हूँ, बहुत बड़ा साइज है इसका, ये ले लेते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाके मैं इसको न्यू फाइल क्रिएट करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब बेसिकली ये लोगो है हमारे पास, मैं इसको ड्रैग करके वहाँ पे ले जाता हूँ, ठीक है। अगर इस लोगो को अभी डबल क्लिक करूँगा तो ये सीधा इलस्ट्रेटर में जाएगा। अब देख रहे हैं ये WT और ये इलस्ट्रेटर फाइल जो है ये ओपन करने का क्या है, ये इलस्ट्रेटर फाइल में इसको ओपन करना है, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि पहले इसकी अपनी एक PSD फाइल हो, ठीक है।
मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और इसको कन्वर्ट इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट एक दफ़ा फिर कर देता हूँ। यहाँ पे जब लाके मैं किसी को कन्वर्ट इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ, इट मीन्स आई एम क्रिएटिंग अ पीएसडी फाइल ऑफ माय स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये पहले पीएसडी में जाएगा। इसका फ़ायदा भी आपको पता लग जाएगा कि क्या है। मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा इसकी साइड्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ी स्पेसिंग दे देता हूँ और यहाँ से भी थोड़ी सी स्पेसिंग दे दी मैंने। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि ये इस तरीके से इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं स्कैन के ऊपर एडजस्ट करता हूँ। एडजस्ट इस तरीके से करूँगा कि वो उसके पर्सपेक्टिव के ऊपर पूरा आ जाए। यहाँ पे मिडल में इसको रख के, ठीक है, एक दफ़ा प्रेस करूँगा कंट्रोल टी या फिर एक दफ़ा साइज़ को क्लिक कर दूँगा। इसके अलावा ये बटन मैंने पहले नहीं कराया था आपको, एक ये फ्री ट्रांसफॉर्म जो है, इसको क्लिक करेंगे तो एक ग्रिड लाइन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ग्रिड लाइन का फ़ायदा ये होगा कि नाउ यू कैन मूव एंड स्ट्रेच एंड स्क्वीज योर लोगो। आप यूँ करके इसको स्ट्रेच और स्क्वीज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक वो जिस तरह आपकी जेली होती है ना, रिफॉन की जेली बड़े मज़े की होती है, ये उस तरह का बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ कॉर्नर्स इसके, और देखिए मैं ग्रिड को उसके ऊपर लेके आ रहा हूँ, थोड़ा सा स्क्वीज भी कर रहा हूँ इसको। ग्रिड के इसको इक्वलेंट। सेकेंडली इसको थोड़ा सा मिडल से पकड़ के यहाँ से, ताकि वो उस एंगल पे आ जाए राउंड शेप में। ये जब एक ऑब्जेक्ट पड़ा होता है तो उसका एंगल भी हमने कैलकुलेट करना होगा उसी हिसाब से। ठीक है, ये आपने यहाँ पे लगाया। अब इसकी थोड़ी सी मर्जिंग कर लें हम, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई भी अच्छा लग रहा है, ये शेप भी अच्छी लग रही है। आई थिंक ये मैं डाउन की प्रेस कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड से। आई थिंक मल्टीप्लाई जो है वो सबसे बेस्ट चॉइस होगी। ये अब देख लें किस तरीके से ये उसके अंदर मर्ज हो गया। अब मज़े की चीज़ ये है कि जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे और लोगों को आपने पकड़ के फॉर एग्जांपल थोड़ा सा इधर मूव कर दिया यहाँ पे और इसको सेव किया, तो ये लोगो उसी तरीके से मूव करेगा। अगर मैं फिर डबल क्लिक करूँ, उस फाइल में जाऊँ और इसको मैं इधर मूव कर दूँ, बहुत ज़्यादा क्लोज करूँ, तो ये इसी तरीके से यहाँ पे मूव हुआ हुआ लगेगा, यानी वो साइड पे उसी एंगल पे मूव हो जाएगा। ठीक है, तो कई दफ़ा प्रोडक्ट्स जब आपने डुप्लीकेट्स करने होते हैं प्रोडक्ट्स के, तो आप यही प्रोसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नहीं, सेकेंडली इसको थोड़ा सा मैं जो लेयर स्टाइल्स हैं उनके बारे में यहीं पे रहते हुए थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा मैं कि क्या चीज़ है। जब अपने नेचुरल इफेक्ट लाना होता है, कार्व इफेक्ट होता है आपका, आपका थोड़ा सा मूव का इफेक्ट होता है, इस किस्म के इफेक्ट्स जब आपने लाने होते हैं इम्बेड, बिवेल के, शेडोज़ के, तो आप ये लेयर के ऊपर राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, राइट क्लिक, आप डायरेक्ट ब्लेंडिंग ऑप्शन में चले जाते हैं। ठीक है, या लेयर स्टाइल में ब्लेंडिंग ऑप्शन जो है वो क्या करती है कि आपके पास ये पैनल ले आती है स्टेल लेयर स्टाइल का। ये थोड़ा सा एक्सट्रीम है ग्राफिक्स में, जब हम काम कर रहे होते हैं, फ़ोटो एडिटिंग, लैब कलर्स के साथ प्ले आउट कर रहे होते हैं, तो हम ये चीज़ें बहुत इनसे बहुत खेलते हैं, ये जो ब्लेंड इन और आपके एडवांस फिल्टर्स के इफ़ेक्ट्स हैं। इसमें सिर्फ दो चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हैं, एक है ओपेसिटी और एक है फिल। इसमें किसी को डिफरेंस पता है क्या, मुदस्सिर साहब के अलावा? जी सर, थोड़ा सा पता है मुझे कि ओपेसिटी जो होता है वो ट्रांसपेरेंट की तरह जिस तरह चीज़ नजर आती है वो होती है, और फिल ओपेसिटी में वो एक सॉलिड किस्म की चीज़ आ जाएगी। मुझे समझ नहीं आई क्या आपने एक्सप्लेन किया।
सर ओपेसिटी में ये होता है कि जस्ट लाइक वाटर कलर जिस तरह से यूज़ होते हैं हमारे, या ट्रांसपेरेंट कलर यूज़ कर रहे होते हैं, तो ओपेसिटी उस चीज़ को आ जाती है। अगर उसी ओपेसिटी को फील करते हैं तो वो फील ओपेसिटी में आ जाएगा मेरे ख्याल में। नहीं, ये नहीं आप सर हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट, एक अगर हमारे पास सिंपल ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसकी ओपेसिटी जो सी है फॉर एग्जांपल अगर 100% है, इसका मतलब यह है कि वो हमारे पास 100% शो हो रहा है। जैसे जैसे उसकी हम ओपेसिटी कम करते जाएंगे उसकी विजिबिलिटी कम होती जाएगी। इस तरह अगर फिल ओपेसिटी है, फॉर एग्जांपल अगर एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हम उसके ऊपर कोई कलर डालते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये टीन है हमारे पास, इसके ऊपर मैं रेड कलर डालता हूँ, तो अगर मैं उस कलर की ओपेसिटी कम होता जाऊँगा लेकिन हमारे पास ऑब्जेक्ट वो उसी तरह विजिबिलिटी 100% रहेगी, लेकिन उस कलर की जो सी वो कम होती जाएगी विजिबिलिटी। बात आप ठीक कर रहे हो लेकिन समझा नहीं पा रहे हैं। कोई और बता दें। मुदस्सिर साहब के अलावा उनको पता होगा। आई थिंक फिल ओपेसिटी जो होती है वो ये होती है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सिंपल ओपेसिटी ये होती है कि वो शेड मतलब विजिबिलिटी उसकी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, और जो बैक में ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ वो मर्ज होने लग जाता है। और फिल ओपेसिटी में जो जो भी डिज़ाइन है वो सामने रहता है, लेकिन जो कलर्स हैं उसके या डिज़ाइन जो है ना वो ब्लर होने लग जाता है। आई थिंक मैं बताता हूँ, आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। बेसिकली लेयर की प्रॉपर्टी एक अपनी प्रॉपर्टी होती है और एक वो प्रॉपर्टी होती है जो आप अप्लाई करते हैं। ये जो लेयर स्टाइल्स हम अप्लाई कर रहे हैं ये हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं उसको, ठीक है। और लेयर की अपनी जो प्रॉपर्टी है वो फिल ओपेसिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रॉप शेडो देता हूँ, ड्रॉप शेडो के बाद फिल ओपेसिटी को कम करता हूँ तो शेडो वहीं पे रह रहा है, ठीक है। लेकिन टोटल ओपेसिटी कम करने का मतलब है कि फुल ओपेसिटी आपने विद ओन क्रिएटेड इफेक्ट्स आपने सब की सब ओपेसिटी डाउन कर दी। कुछ क्लियर हुआ माइंड में? जी सर। हाँ, बेसिकली जब भी आप लेयर ये इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं यहाँ से इमेज में जाके कोई ये दूँ इफ़ेक्ट्स, इनकी इफ़ेक्ट्स की बात नहीं कर रहा मैं। ये जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं सिवाय लेयर स्टाइल के वो सब के सब फिल में आते हैं, फिल ओपेसिटी में आते हैं। वो सारे इफ़ेक्ट्स जो इस लेयर स्टाइल के अलावा यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। ओपेसिटी इन लेयर स्टाइल्स को भी ख़त्म कर देती है, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे बिवेल का इफेक्ट देता हूँ। बिवेल मीन्स एक उभार है उसके अंदर। उसके बाद मैं फिल ओपेसिटी कम करता हूँ तो फिल ओपेसिटी कम हो रही है, लेकिन मेरा बिवेल इफेक्ट वहीं का वहीं है। लेकिन अगर मैं इसको अप कर दूँ और ओपेसिटी को कम करूँ, इट मीन्स कि मेरा सारे का सारा ऑब्जेक्ट with layer styles, my custom styles on that layer will be disappeared, ठीक है। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब मैं पहले तो डमी एक ऑब्जेक्ट यहीं पे क्रिएट करता हूँ और लेयर स्टाइल्स को जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि इतना उनमें डिफरेंस नहीं है, इतनी लड़ाई नहीं है उनके अंदर। मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ यहाँ पे और इसका कलर जो है मैं कर देता हूँ लेट्स से येलो, ताकि आपको नज़र आए। डबल क्लिक किया मैंने, डबल क्लिक से भी यही ऑप्शन ओपन हो जाएगी यहाँ पे लेयर के ब्लैंक एरिया पे डबल क्लिक करने से, ठीक है। और राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में भी आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी। सेकंड वे इज़ लेयर सेलेक्ट करें यहाँ से और लेयर के बाद जाके आप यहाँ पे लेयर के स्टाइल में चले जाएं। यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन इसी तरीके से आएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं दो ऑप्शंस कराऊंगा, एक ड्रॉप शेडो और एक इनर ग्लो, ठीक है। ड्रॉप शेडो को जब भी आप क्लिक करते हैं तो एक चीज़ याद रखें, ज़्यादातर लोग मेरे स्टूडेंट्स कुछ ऐसे थे जो यहाँ से ना इस चेक बॉक्स को क्लिक करे कहते थे सर ड्रॉप शेडो की ऑप्शंस नहीं आ रही यहाँ पे। तो बेसिकली सिर्फ क्लिक करने से ड्रॉप शेडो तो ऑन हो जाएगा, लेकिन इसकी ऑप्शंस आपने लेनी है तो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको।
ठीक है, फिर ये पैनल होगा, ये सारी ऑप्शंस तभी आएंगी। यहाँ पे आपके पास एक चीज़ ध्यान में रखें कि मल्टीप्लाई, मैंने स्टार्ट में बताया था, मल्टीप्लाई मीन्स कि आप पिक्सल्स को नीचे वाले पिक्सल्स से, जो उससे नीचे ले रहे हैं, उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मीन्स कि आपका पिक्सल जो है उसकी जो इंटेंसिटी है वो हाई होगी। ठीक है, अगर इसी को आप ऑब्जेक्ट को ऑपोजिट जाके देखें ग्लो में, इनर ग्लो में, तो ये स्क्रीन पे हुआ होगा। तो मल्टीप्लाई और स्क्रीन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, वर्ड ऑपोजिट। ठीक है, सो अगर मैंने ड्रॉप शेडो को ग्लो में चेंज करना है, आउटर ग्लो में, तो मैं क्या करूँगा, इसका कलर कर दूंगा वाइट और इसको मल्टीप्लाई की जगह स्क्रीन कर दूंगा। जब स्क्रीन करूँगा तो वो ग्लो की शेप में चेंज हो जाएगा। कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं जो हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं जो बने बनाए मिल जाते हैं। आप आउटर ग्लो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आउटर ग्लो का मसला ये है कि आप इसको मूव नहीं कर सकते डिफरेंट जगहों पर, जिस तरह ये मूव हो रहा है इस वक्त पे शेडो। ठीक है, क्योंकि आउटर ग्लो अगर आप सिंपल आप अप्लाई करते हैं तो आप इसको मूव करेंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट मूव होगा, आप ग्लो को मूव नहीं कर सकते एंगुलर ऑप्शन पे। सो अगर कहीं पे ऐसा आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिसका शेडो जो है वो मूव कर रहा है, आई मीन ग्लो जो है वो 2 मील दूर जा रहा है किसी से, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्रिएट करनी पड़ती हैं। सोर्ड इफेक्ट्स हैं, आपके स्टार वॉर इफेक्ट है, वो ज़्यादातर ड्रॉप शेडो से जनरेट हुए हैं। ठीक है, ग्लो से नहीं हुए, क्योंकि उनके जो रिफ्लेक्शंस हैं, उसने हाथ में लाइट सेवर पकड़ा हुआ है, मूव कर रहा है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन वहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, 3D रिफ्लेक्शन जनरेट हो रहा है, वो ग्लो से जनरेट नहीं हुआ, क्योंकि वो डिस्टेंस पे जाके हो रहा है। ग्लो तो उस लाइट सेवर पे है, लेकिन रिफ्लेक्शन के अंदर जब उसको जनरेट करना है तो वो ड्रॉप शेडो से जनरेट किया गया। ठीक है, तो कई जगहों पे आपको यूज़ करना पड़ता है। अभी वापस मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ और मल्टीप्लाई पे चेंज कर देता हूँ। टाइम कम रह गया, 5 मिनट रह गए हैं, तो मैं सिर्फ एक डिफरेंस बता दूँ मर्जिंग का। ठीक है, अगर मैं ये एक ऑब्जेक्ट बनाया है और इसी को डुप्लीकेट कर लिया, मैंने लेयर को ड्रैग करके न्यू लेयर पे पेस्ट किया और इसको यहाँ पे रख दिया, मैं पीछे वाले सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो हाइड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब अगर आप राइट क्लिक करेंगे और इसको मर्ज लेयर करेंगे, मर्ज विजिबल, या नीचे वाली लेयर से मर्ज करेंगे, तो वो उससे मर्ज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, अब ये नीचे वाली लेयर के साथ मर्ज हुआ, पूरा मिक्स हो गया। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि इन 2 लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल जी की, याद रखें कंट्रोल जी, ठीक है, ये प्रेस किया तो ये ग्रुप बन गया। अब इसको ग्रुप को राइट क्लिक करके मर्ज कर दिया, जब मर्ज करेंगे तो ये आपस में मर्ज हो जाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है, एक बहुत बड़ा अजीब काम हो रहा है कि आपका ये जो शेडो है वो इसके ऊपर पड़ रहा है। व्हाट इफ यू वांट वन शेडो, वन सेम शेडो फॉर बोथ ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। कंट्रोल जी करूँगा, अंडू। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके, यानी ये जो FX लिखा हुआ है इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे हमने कर देना क्रिएट लेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपको कई जगहों पे वेबसाइट्स बनाने में काम आएगा, क्योंकि शेडोज़ जो है वो कंट्रोल करना एक टेम्पलेट में बड़ा मुश्किल काम है। सो आप इस FX के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट लेयर स्टाइल कर देंगे, सॉरी क्रिएट लेयर, ये वाला हो। ठीक है, ये कह रहा है सम एस्पेक्ट्स, ये जो है आपके ये चेंज करने के लिए इसको कह रहा है, फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकेंगे दोबारा। ओके करेंगे तो ये शेडो की एक लेयर बना देगा अलग से। देख रहे हैं, अब शेडो को एज अ लेयर में कंट्रोल कर रहा हूँ और उसकी प्रॉपर्टी उसने क्या सेट की है, मल्टीप्लाई। आपके जितने इफेक्ट्स आपने अप्लाई किए हुए, लेट्स से मैं अंडू करता हूँ और इसी के ऊपर मैं बिवेल भी अप्लाई कर देता हूँ। अब जब मैं इसको राइट क्लिक करके क्रिएट लेयर करूँगा या क्रिएट लेयर्स करूँगा, तो ये देखें बिवेल अलहदा से इन्होंने अलहदा कर दिया, एक स्क्रीन के ऊपर हुआ है और एक मल्टीप्लाई पे हुआ है, और मैं इस पूरे इफेक्ट को अलहदा से मूव कर सकता हूँ। इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है, मैंने अंडू किया, ड्रॉप शेडो वाले लेवल पे गया हूँ, राइट क्लिक किया और इसको मैंने क्रिएट लेयर कर दिया
और नीचे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर ही मैंने राइट क्लिक किया और क्रिएट लेयर कर दिया। अब इसके वाला शेडो जो है मैं लेके इसको नीचे पे चला जाऊंगा, ठीक है। अब ये दोनों शेडोज जो हैं वो एक जैसे हुए हैं, ठीक है। ये शेडो उससे ऊपर नहीं आ रहा, डिफरेंस फील हो रहा है, ये इसके ऊपर आ रहा है और इस वक्त इससे नीचे जा रहा है। बाय द वे कंट्रोल ब्रैकेट की जो है ये आपकी एंटर से ऊपर जो ब्रैकेट कीज हैं, इससे आप अप डाउन करेंगे तो ये लेयर बैक और फोर्थ मूव करेगी। अब आप इसको सिलेक्ट करें इन ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, और इनको ग्रुप कर दें, राइट क्लिक करके इसको मर्ज ग्रुप करें, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। इस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ी देर के लिए हाइड करता हूँ। अगर मैं इस लेयर को नीचे वाली लेयर से मर्ज करता हूँ, मर्ज ग्रुप करता हूँ, तो देखें शेडो जो है वो लाइट हो गया थोड़ा सा, जो कि गलत है। आपने इसको ग्रुप करना है पहले और फिर इसको मर्ज करना है, तब ये अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं करेगा। तो ग्रुप करने की इंपॉर्टेंस ये है कि आप जब किसी लेयर स्टाइल्ड लेयर को, जिस लेयर के ऊपर स्टाइल अप्लाई हुआ हो, उसको आप ग्रुप करते हैं और फिर उसको आप मर्ज करते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, तो जो लेयर स्टाइल है, ठीक है, और लेयर ब्लेंडिंग ऑप्शन है, वो चेंज नहीं होती, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी लूज नहीं होती। यही प्रोसेस मैं दोबारा करता हूँ, ग्रुप किए बगैर मैं इस लेयर को मर्ज करता हूँ तो वो लूज कर रहा है, ठीक है। मैं इनको बल्कि एक काम करता हूँ, इसकी कॉपी क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, और टॉप वाली लेयर्स को थोड़ा सा मैं इधर ऊपर मूव कर देता हूँ, नहीं यार ऊपर जगह नहीं, नीचे मूव कर देता हूँ। इन दो को मैंने ग्रुप कर दिया, सॉरी कंट्रोल जी ग्रुप, और इधर मैंने सामने नॉर्मल मर्ज किया, इसको लाइट हो गई है, लेकिन इस ग्रुप को जब मर्ज करूंगा तो वो अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं की उन्होंने। दोनों ऑब्जेक्ट सेम है लेकिन प्रॉपर्टी लूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़हन में रखें कि कई दफ़ा हमें जब भी जितने भी स्टाइल हम बनाएंगे, हो सकता है हमें उसकी एक अलग से लेयर में चेंज करना पड़े, ठीक है, और हो सकता है हमें उसको चेंज ना भी करना पड़े, ठीक है। तो लेयर स्टाइल को इंशाल्लाह हम बाकी कल कवर करेंगे। टाइम कम रह गया, लाइट चली जाएगी तो वो रिकॉर्डिंग जो है वो रुक जाएगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन है, 2-3 मिनट रह गए हैं, कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें। क्वेश्चन कर लें पहले। वो तो मैं किसी वक्त कुछ भी पूछ लेता होता हूँ, ठीक है। असाइनमेंट में अभी इस वजह से नहीं दे रहा क्योंकि कवर कुछ नहीं हुआ। मैं इंशाल्लाह आगे जो लेयर स्टाइल एक दफ़ा कवर हो जाए ना, फिर मैं असाइनमेंट दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन है किसी के ज़हन में? कोई क्वेश्चन नहीं? आई थिंक इंशाल्लाह मेरे गले के लिए दुआ करें यार, जल्दी ठीक हो जाए। जी अल्लाह का। अच्छा ठीक है, और फिर मैं कथा एंड में कट कर देना ना। सर समय कुछ पूछना चाह रही हैं? जी जी पूछे पूछे। सर ये मल्टीप्लाई और स्क्रीन का जो इफेक्ट आपने बताया है अभी लेयर पर, आप कल इसको रिपीट कर देंगे क्योंकि मुझे सही समझ में नहीं आया। हाँ जी, कल मैं इसको फिर भी रिपीट करूँगा और डिफरेंट स्टाइल भी हम ये देखेंगे। हमने बेसिकली ये सारे स्टाइल कवर करने हैं। बिवेल है, काउंटर है, टेक्सचर है, आपका स्ट्रोक इफेक्ट है,
आपका नहीं जो हम पिक्सेल्स के ऊपर करते हैं, मल्टीप्लाई का इफेक्ट डालते हैं या स्क्रीन का इफेक्ट डालते हैं या डिसॉल्व का इफेक्ट डालते हैं, वो डिफरेंट इफेक्ट्स जो आते हैं, आई थिंक ये ड्रॉप शेडो में आगे जो फर्दर स्टाइल होते हैं। अच्छा ब्लेंडिंग स्टाइल्स। हाँ, ब्लेंडिंग स्टाइल्स, सॉरी। अच्छा वो इसका एक मेरे ख्याल से लेक्चर रिकॉर्डेड भी है, इसका लेक्चर रिकॉर्डेड भी है जो मैंने शुरू में कराया था ना, वो रिकॉर्डेड भी है। अगर वो रिकॉर्डिंग नहीं है तो कल मैं दोबारा कर लूँगा। रिकॉर्डिंग्स आप देख लें इनसे, ये किरण से या नीलोफर से लिंक्स ले लें इनके ना, अगर उनमें ना हुआ तो मैं दोबारा करा दूंगा वो, ठीक है। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।